वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिस पे कई बार शॉर्ट नोट पूछते हैं, वाइवा वॉइस क्वेश्चन और एमसीक्यूज क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं। दैट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। हम अपने पिछले चैप्टर्स में कई बार पढ़ते हुए आ रहे हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक्ट ऑन लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और मेनली ऑन कलेक्टिंग डक्ट एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ऐसा क्या होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन के थ्रू जो वाटर का जो रिमेनिंग 10 to 12% एब्जॉर्प्शन है वो बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बिहाफ पे याद रखिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, साइट ऑफ एक्शन क्या होती है इसकी, डिस्टल ट्यूब्यूल, मेनली लेट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डक्ट, और इफेक्ट क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये तीनों एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सो दिस इफेक्ट हेल्प द बॉडी टू कंजर्व वाटर इन सर्कमस्टांसेस सच एज डिहाइड्रेशन। किसी वजह से अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, वॉमिटिंग है, डायरिया है, एनी अदर कंडीशन, तो उस वजह से पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो पानी की कमी को वापस से नॉर्मल करने के लिए, वापस से पानी को बॉडी में कंजर्व करने के लिए एडीएच का सिक्रेशन होता है। अगर एडीएच का सिक्रेशन किसी वजह से नहीं हो, यानी इन एब्सेंस ऑफ एडीएच, तो क्या होगा, परमेबिलिटी ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स टू वाटर इज लो, क्योंकि इसका जो साइट ऑफ एक्शन है वो क्या है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट्स। तो अगर एडीएच एब्सेंट है तो यहाँ से वाटर की परमेबिलिटी लो हो जाएगी, न के बराबर, टोटली इम्परमेबल, विच कॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीट फ्रॉम किडनी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है यूरिन में प्रेजेंट हो जाएगा और दैट यूरिन इज़ डाइल्यूटेड यूरिन। मैकेनिज्म क्या होती है इसकी, कैसे काम करता है, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ये मेनली तीन तरीके के होते हैं, V1, V2, V3। तो V2 रिसेप्टर्स जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। V2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन लेट डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। V2 रिसेप्टर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं लेट डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे। और ये क्या करते हैं, ये एडीएच बाइंड करता है रिसेप्टर्स से, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी, एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। यहाँ देखिए ये ट्यूबुलर सेल्स हैं, ठीक है, ये ट्यूबुलर ल्यूमन है, ठीक है, और ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के साइड में इंटरस्टिशियल, रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करता है ना, तो रिसेप्टर से बाइंड करता है तो फॉर्मेशन क्या होता है, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनता है। ये साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, जो कि प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन करता है, विच स्टिमुलेट एंड मूवमेंट ऑफ इंट्रासेल्युलर प्रोटीन, जो क्या करता है, इंट्रासेल्युलर प्रोटीन जिसे एक्वापोरिन 2 AQP2 कहते हैं, इसको स्टिमुलेट करता है और ये जो है ल्यूमिनल साइड ऑफ मेम्ब्रेन्स पे एक्ट करना शुरू कर देता है। ये जो चैनल्स बने हुए हैं यहाँ पे AQP2 जो है वो एक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स ऑफ AQP2 क्लस्टर एक साथ जुड़ते हैं एंड फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बाय एक्सोसाइटोसिस। और जब ये इसके साथ फ्यूज हो जाते हैं उसी के बाद वाटर चैनल्स फॉर्म होते हैं और ये वाटर चैनल्स परमिट करते हैं रैपिड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द सेल्स। यहाँ पे देखिए, तो ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जब प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन हो गया तो बहुत सारे क्लस्टर ऑफ एक्वापोरिन 2 जो है वो स्टिमुलेट हो गए, ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे फ्यूज़ हो जाते हैं और वाटर चैनल्स बना देते हैं। ये वाटर चैनल्स जब बन जाते हैं तो अलाउ करते हैं वाटर्स का मूवमेंट ल्यूमन से अंदर सेल की तरफ, ठीक है। तो AVP इज़ आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, ठीक है, ये V2 रिसेप्टर्स हैं, ये एक्टिवेट होते हैं। AC इज़ एडिनाइलेट साइक्लेस, साइक्लिक AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AQP2, एक्वापोरिन 2। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन इस पे आए तो ज़रूर इसे बना के ही आप एक्सप्लेन करें। तो अदर एक्वापोरिन्स भी होते हैं जो कि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, दिस वन इज़ बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। और वो अदर एक्वापोरिन कौन से होते हैं, AQP3, AQP4। तो ये याद रखिएगा, जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगे वो होंगे AQP2 और जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगे वो होंगे AQP3 एंड AQP यानी एक्वापोरिन 4।
और ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड अ पाथ फॉर वाटर टू रैपिडली एग्जिट द सेल नॉट रेगुलेटेड बाय ADH। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। क्या है कि ये जो फिनोमिना है कि जब ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे फ्यूज़ होते हैं एक्सोसाइटोसिस के थ्रू और वाटर चैनल बनाते हैं, ये ADH के कंट्रोल में होती है। लेकिन बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे जब एक्वापोरिन 3 और 4 एक्ट करते हैं तो ये जो है क्या करते हैं, अब ये वाटर जो है वो सेल में आया तो इस सेल से भी इस वाटर को बाहर इंटरस्टिशियल में भेजना है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भेजने के लिए ये चैनल्स काम आते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये ADH के अंडर में रेगुलेट नहीं होता, ये इटसेल्फ रेगुलेटेड बाय एक्वापोरिन 3 एंड 4। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे एक पढ़ के देखते हैं कि अगर क्रोनिकली इंक्रीज हो ADH लेवल तो क्या होता है, स्टिमुलेट एक्वापोरिन 2 जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वापोरिन 2 प्रोटीन इन रीनल ट्यूबुलर सेल्स, और उसी के बाद ये फ्यूज़ होकर वाटर चैनल्स बनाते हैं। ठीक है, चैनल्स ये रहे। ठीक है, जब ADH का सिक्रेशन डिक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्वापोरिन 2 के आर शटल्ड बैक टू द सेल साइटोप्लाज्म, वो सेल साइटोप्लाज्म में सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। डिक्रीज रिमूविंग वाटर चैनल्स, जिसकी वजह से चूँकि ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे आके अटैच नहीं होते, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वाटर चैनल नहीं बना पाते, तो रिड्यूस हो जाती है वाटर की परमेबिलिटी, क्योंकि इनके फ्यूज़ होने के बाद एक्सोसाइटोसिस से जब ये फ्यूज़ होते हैं मेम्ब्रेन से, उसी के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है वो परमेबल होता है। लेकिन जब ये फ्यूज़ नहीं हो पाते तो उस कंडीशन में वाटर की परमेबिलिटी कम हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ADH इफेक्ट ऑन ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। जब आप ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन बताएंगे तो अलग से शॉर्ट नोट अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे बताएं, और कंप्लीट ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन पे अगर क्वेश्चन आता है तो इस शॉर्ट नोट को ज़रूर उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व करें। तो इस तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, लिंक मैंने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।